अब समाचार विस्तार से। मंत्री हरीश राव ने पूछा, क्या तेलंगाना के नए सचिवालय के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल को आमंत्रित करने के लिए संविधान में कुछ लिखा है? सचिवालय के उद्घाटन समारोह में उन्हें आमंत्रित नहीं किए जाने संबंधी राज्यपाल तमिलिसाई की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने पूछा, क्या राज्यपाल को आमंत्रित करना संविधान में लिखा है? जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च हुई तो क्या उन्होंने राज्यपाल को फोन करके पूछा था कितनी बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च की जाएगी? उन्होंने कहा, वह एक राज्यपाल और एक महिला के रूप में तमिलों का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे दुख होता है। तेलंगाना के हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नंदी पुरस्कार विवाद पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, फिल्म उद्योग से किसी ने सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजा है। उन्होंने स्पष्ट किया, किसी ने पुरस्कार देने के लिए नहीं कहा। मंत्री ने कहा, नंदी पुरस्कार जिस किसी को देने वाला पुरस्कार नहीं है। इस तरह का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया जा सकता, जबकि राज्य सरकार की ओर से अगले साल नंदी पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म निर्माता आदि शेषगिरी राव ने इस बात पर अपनी अधीरता व्यक्त की है। दोनों सरकारें तेलुगु राज्यों के अलग होने के बाद नंदी पुरस्कार देने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार प्रतिष्ठित होता है, उसकी प्रतिष्ठा को समझते हुए पुरस्कार दिए जाते हैं। उनकी नजर में पुरस्कार का सम्मान होता है। मंत्री तलसानी ने बिना किसी का नाम लिए नंदी पुरस्कार को लेकर दिए गए बयान पर अपने अंदाज में जवाब दिया। भाजपा नेता पूर्व सांसद बुरा नरसैया गौड़ ने आरोप लगाया है, राज्य में 2 सदनों का शासन है। उन्होंने आलोचना की, केसीआर परिवार ने लाभदायक क्षेत्रों को जाति श्रमिकों के हाथों में ले लिया है। बुरा नरसैया गौड़ ने रूबरू के दौरान कहा, भाजपा में एक प्रभावी नेतृत्व है जो राज्य में एक वैकल्पिक ताकत के रूप में उभरा है। पार्टी नए नेतृत्व को भी आमंत्रित करेगी। तेलंगाना में चुनावी साल में ट्रेड यूनियंस काफी सक्रिय है, खासकर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और पे रिवीजन के मुद्दे पर राज्य की केसीआर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। इसी सिलसिले में CITU तेलंगाना स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भूपाल ने सिटीविजन से बातचीत में सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री केसीआर से तत्काल कर्मचारियों को राहत देने की मांग की है। हमारे सहयोगी विजय कुमार ने यूनियन नेता भूपाल से बातचीत की। तेलंगाना में करीब 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री केसीआर के तमाम वायदों के बावजूद लेबर एजुटेशन, वर्कर एजुटेशन तेलंगाना में लगातार देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पंचायत राज से जुड़े जो कर्मचारी हैं उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और हड़ताल की स्थिति कई विभागों में देखने को मिल रही है। इस बारे में हम बात करते हैं CITU तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट भूपाल साहब से। भूपाल साहब, जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? अब तेलंगाना में मजदूरों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट के ऊपर पूरा 1 करोड़ मजदूरें बहुत आशावादी थे। यहाँ अब तक 8 साल हो गया, अभी तक तेलंगाना स्टेट में मिनिमम वेजेस ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। क्यों बोले तो 75 शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स में 1 करोड़ मजदूर ने पूरा इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं। ये लोगों के लिए 1948 के एक्ट के रूप में एवरी 5 साल के बाद एक रिवाइज करना वेजेस के लिए, अभी तक नहीं करे। कब उम्मड़ी आंध्र प्रदेश में 2012 में थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेबर का रिवीजन हुआ था, अभी तक नहीं हुआ। 15 साल से कम 15 साल से तेलंगाना स्टेट में इंडस्ट्रियल वर्कर्स का मिनिमम वेज रिव्यू नहीं किया और रिवाइज भी नहीं किया। इसलिए बहुत कम वेजेस है तेलंगाना स्टेट में। 12,000, 11,000, 10,000, 5,000, 6,000 ऐसा इंडस्ट्रियल वर्कर का बेसिक्स है, वो कम वेजेस है। वो पूरा मैनेजमेंट है, पूरा लूट कर ले और 12 घंटे काम करना, 12,000 भी वेजेस नहीं है। इसीलिए हम CITU के तरफ से 8 साल से गवर्नमेंट को डिमांड रख रहे हैं, एजिटेशन भी कर रहे हैं। हमारा डिमांड क्या है? 26,000 मिनिमम रहना बोल के, मिनिमम वेज फिक्स करना बोल के। अगर लेबर डिपार्टमेंट, तेलंगाना का स्टेट गवर्नमेंट का लेबर डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल भेजा है CM को 18,000 रुपये मिनिमम वेज करना बोल के, वो 18,000 का जीवन नहीं आया, 26 का नहीं आया, कुछ भी अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने वेजेस के लिए फिक्स नहीं किया। पूरा वर्कर्स के लिए पूरा नुकसान कर दे रहा है। और एक प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 15 सालों से मिनिमम वेज का फिक्सेशन या रिवीजन नहीं हुआ है। फिक्सेशन के अलावा जो रिवीजन टाइम टू टाइम होता है वो नहीं हो पाया। और दूसरा एक बड़ा मुद्दा है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ का। और एक प्रॉब्लम बड़ा है, ये तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट में कम से कम 40,000 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ये लोग पूरा गवर्नमेंट के तरफ से अपॉइंटमेंट हुआ
रूल ऑफ रिजर्वेशन और रोस्टर सिलेक्शन कमेटी के लिए वो लोग अपॉइंटमेंट हुआ था, वो लोग 40,000 है। और दूसरे आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ है वो लोग 80,000 है। ये लोगों के लिए डिमांड क्या है बोले तो कम से कम ये 8 साल से पूरा हम परमानेंट करना बोल के डिमांड रखे गवर्नमेंट के सामने। गवर्नमेंट ने असेंबली में बोल दिया, 2014 में असेंबली में बोल के हम पूरा कॉन्ट्रैक्चुअल व्यवस्था को पूरा ये तेलंगाना में नहीं रहना, इसलिए हम लोग शासन करते पूरा हटाते। ये चंद्रबाबू नायडू का लाया सो सिस्टम है, ये सिस्टम को पूरा निकालते बोल के सीएम साहब ने एक एश्योरेंस दिया असेंबली में। मगर अभी तक 8 साल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को परमानेंट नहीं किया। रिसेंटली अप्रैल 30 को हमारा सेक्रेटरीट को ओपन करने के बाद मुख्यमंत्री ने एक सिग्नेचर करे एक फाइल में, हम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को पूरा रेगुलरेशन करते बोल के। बाद में देखे तो जियो में देखे तो क्या बोले तो खाली 5,500 आदमी को परमिट किया, बाकी लोगों को नहीं किया, इसीलिए पूरा धोखा दे दिया। और क्या है बोले तो IKP डिपार्टमेंट है एक सेल्फ डिपार्टमेंट ने 18,000 लोग काम कर रहे तेलंगाना स्टेट में। ये ग्रुप्स के लिए लोन्स देना ऐसा करना ये लोग, वो लोगों के लिए डिमांड क्या है, खाली 3,900 रुपीज़ है सैलरी, वो सैलरी बढ़ाना बोल के अब स्ट्राइक कर रहे हैं। और पंचायत सेक्रेटरीज है वो लोगों को भी परमानेंट करना बोल के स्ट्राइक कर रहे हैं। और LIC डिपार्टमेंट है, आर्टिजन्स है, कन्वर्शन करना बोल के वो लोग भी एजिटेशन में है। और ANMs है हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो लोग भी परमानेंट करना बोल के एजिटेशन कर रहे हैं। और म्यूनसिपल वर्कर्स एंड ग्राम पंचायत वर्कर्स वो लोगों के लिए सैलरी बढ़ाना 19,000 रुपीज़ करना बोल के वो लोग एजिटेशन कर रहे हैं। पूरा तेलंगाना में स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज़ ने पूरे अनरेस्ट में असंतृप्ति में है। ये लोगों के लिए रेगुलराइजेशन करना एक मेन प्रॉब्लम इश्यू गवर्नमेंट के सामने रखे, मगर गवर्नमेंट इग्नोर कर रहा है। CM साहब ने धोखा दे दिया, खाली 5,500 आदमी को परमानेंट करने के लिए सिग्नेचर करे, बाकी लोग कैसा करना 20,000 से 15,000 20 साल से 15 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, खाली 10,000 10,000 12,000 ऐसे लिए काम कर रहे हैं। वो लोग को एज बार हो गया, शादी हो गया, बच्चे हो गए, पूरा रिटायरमेंट का एज भी आ रहा है, मगर परमानेंट नहीं कर रहा। फिर ये ऐसा बंगाल तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज ने क्यों करना 20 साल से 25 साल से। सर आप अपनी जगह वाजिब है, जाहिर तौर पर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके कर्मचारियों को राहत नहीं मिल पा रहा है तो अंतिम उपाय वो स्ट्राइक पर जाएंगे, लेकिन स्ट्राइक हमेशा एक अंतिम उपाय होता है और उससे पहले ट्रेड यूनियंस कहीं ना कहीं प्रेशर डालते गवर्नमेंट पर ताकि बिना हड़ताल के बात मनवा ली जाए और लोगों को राहत मिले, कर्मचारियों को राहत मिले। CITU का क्या स्ट्रेटजी है सरकार पर दबाव बनाने को लेकर हड़ताल के अलावा? हम लोग गवर्नमेंट को सामने CM साहब के सामने और फाइनेंस मिनिस्टर एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर के सामने एक अपील कर रहे हैं हम CITU के तरफ से। हम फिर सोचो बोल के, क्यों बोले तो आप लोगों को अश्योरेंस दे दिया मगर नहीं करे, इसलिए अगर नहीं करे तो पूरा का वर्क कर्मचारियों के लिए पूरा इकट्ठा करने के लिए एक फ़र्ज़ हमारा है। और पूरा ट्रेड यूनियंस के लिए AITUC, INTUC, TRS के भी, HMS, दूसरा EFT, ऐसा पूरा यहाँ पे लेबर यूनियंस है, वर्कर यूनियंस का है, वो यूनियंस का पूरा इकट्ठा होके पूरा मिलके गवर्नमेंट के ऊपर दबाव करना, प्रेशर लाना बोल के हम लोग सोच रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाड़ी संजय का रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र में जोरदार स्वागत किया गया। महेश्वरम भाजपा नेता अंदेला श्रीरामुलु यादव का जन्मदिन मनाने के लिए नादरगुल आए बाड़ी संजय का भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व स्वागत किया। कदम कदम पर बाड़ी संजय पर फूल बरसाए। अंदेला श्रीराम के साथ बाड़ी संजय ने लोगों का अभिवादन करने के लिए रैली निकाली। नादरगुल जय भाजपा जय श्रीराम नारों से गूंज रहा था। PCC चीफ रेवंत रेड्डी ने मंत्री KTR पर ORR लीज टेंडर पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। तेलंगाना के समाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए उस विभाग के अधिकारियों की आलोचना की गई। रेवंत रेड्डी ने कहा, फ्रांस की मजार कंपनी को अमेरिका में जांच का सामना करना पड़ेगा। कम से कम 70,000 करोड़ के ORR को किसी निजी कंपनी को महज 7,000 करोड़ में सौंपना अपमानजनक है। राज्य के IT और उद्योग मंत्री KTR को विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण मिला है। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन इस साल 27 से 29 जून तक होगा। सम्मेलन चीन के तियानजिन में आयोजित किया जाएगा। इस हद तक WEF के अध्यक्ष बोर्गे ब्रांडे ने विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज्य मंत्री KTR को निमंत्रण भेजा है। बोर्गे ने तारीफों की बौछार कर दी। तेलंगाना नई योजनाओं और तकनीकी के साथ आगे बढ़ रहा है।
पार्टी नेता और मुख्यमंत्री केसीआर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वसंत विहार में नवनिर्मित बीआरएस भवन का उद्घाटन किया। केसीआर ने भवन के उद्घाटन से पहले सुदर्शन पूजा, होमम और वास्तु पूजा में भाग लिया। मुख्यमंत्री केसीआर ने भवन के शिलान्यास का अनावरण किया। बाद में 1:05 पर रिबन काटा गया और इमारत में प्रवेश किया गया। केसीआर ने भवन में देवी दुर्गा की विशेष पूजा की। बाद में केसीआर इमारत की पहली मंजिल पर स्थित अपने कक्ष में गए और एक कुर्सी पर बैठ गए। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने केसीआर को बधाई दी। इस घटना कार्यक्रम में मंत्री केटीआर, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, सांसद केशव राव, वेंकटेश, नेता संतोष कुमार और कई विधायक, एमएलसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बीआरएस भवन का उद्घाटन समारोह धूमधाम से मनाया गया। 2 सितंबर 2021 को सीएम केसीआर ने दिल्ली के वसंत विहार में बीआरएस कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि पूजा की। इसे कुल 11,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में 4 मंजिलों के साथ बनाया गया। निचले मैदान में एक मीडिया हॉल और सर्वेंट क्वार्टर है। भूतल पर एक कैंटीन, रिसेप्शन, लॉबी, 4 मुख्य सचिवों के कक्ष, पहली मंजिल पर बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसीआर कक्ष, अन्य कक्ष सम्मेलन कक्ष, दूसरी और तीसरी मंजिल पर कुल 20 कमरे हैं। इनमें पार्टी प्रेसिडेंट सुइट, वर्किंग प्रेसिडेंट सुइट और 18 अन्य कमरे उपलब्ध है। उपैतु मां देवाष्टं धारयतां ध्रुवं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने ओलंपिक पदक विजेताओं और अन्य पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के व्यवहार की कड़ी निंदा की। आधी रात में उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जाने पर उन्होंने रोष व्यक्त किया। रेवंत ने इस ट्वीट का आशय किया है। रेवंत ने कहा, भाजपा महिला सशक्तिकरण के बारे में फर्जी बातें कर रही है। केंद्र सरकार आंदोलनकारियों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। रेवंत ने कहा, यौन शोषण के आरोपी सांसद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या यह मेडल लाने और देश का नाम रोशन करने का सरकार का इनाम है? इस बीच महिला पहलवानों ने अपनी शिकायत व्यक्त की है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और भारत के शीर्ष पहलवानों में से एक विनेश फोगाट ने आरोप लगाया है, कल रात विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। विनेश फोगाट ने कहा, अगर आप हमें मारना चाहते हैं तो हमें मार दे। विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा, क्या हमने आज देश के लिए पदक जीते हैं? हमने खाना भी नहीं खाया। क्या हर पुरुष को महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? इन पुलिसकर्मियों के पास बंदूकें हैं, वे हमें मार डालेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा, लोग सीएम केसीआर और बीआरएस का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और लोग बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। पोंगुलेंटी श्रीनिवास रेड्डी और जूपल्ली मोदी के नेतृत्व और भाजपा की नीतियों को पसंद करने वाले किसी भी व्यक्ति को पार्टी में आमंत्रित किया जाएगा। बंडी संजय का कहना है, उन्हें इटेला समर्थकों द्वारा खम्बम में पोगुलेंटी के साथ बातचीत करने की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, वह पार्टी में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा, पार्टी में सारे काम करना उनके लिए ठीक नहीं है। उस पार्टी के नेता कह रहे हैं, अगला चुनाव बीआरएस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे, इसीलिए लोगों ने बीजेपी का साथ देने का फैसला किया है। संजय ने भरोसा जताया, बीजेपी अगला चुनाव अकेले लड़ेंगी और सत्ता में आएगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इसी महीने की 8 तारीख को तेलंगाना आएगी। वहां हैदराबाद के सरूनगर स्टेडियम में होने वाली एक विशाल खुली बैठक में भाग लेंगे। बेरोजगारी जंग सायरन के नाम से आयोजित इस बैठक को सफल बनाने के लिए नेता पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। छात्रों और बेरोजगारों सहित जिलों में लोगों को निकालने की योजना बनाई जा रही है। टीपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लू रवि के नेतृत्व में टीएसपीएससी पेपर लीक से निपटने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वह बैठक के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे पहले ही सभी जिलों से इस सभा में आने का आह्वान कर चुके हैं। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी, जो वर्तमान में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने विधानसभा की सफलता के लिए नेताओं के काम को पहले ही विभाजित कर दिया है। पार्टी के सभी वर्गों के नेताओं को पहल करने की सलाह दी जाती है ताकि छात्र, बेरोजगार और युवा बड़ी संख्या में बैठक में आ सके। कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि पेपर लीक होने के कारण टीएसपीएससी की लापरवाही से बेरोजगारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया और वे उनके समर्थन में यह बैठक कर रहे हैं। गौरतलब है, इस महीने की 7 तारीख को जहां बसपा प्रमुख मायावती प्रदेश में आयोजित बैठक में शिरकत करेंगी, वहीं अगले ही दिन कांग्रेस बेरोजगारी जंग सायरन कार्यक्रम को लेकर आ रही है। ईडी का फोकस कविता के परिवार पर है।
ईडी को इस बात का पूरा शक है दिल्ली शराब घोटाले में मिले पैसों से वट्टिना गुल्लापल्ली की जमीनें खरीदी गई। भले ही यह सारा मामला पिल्लई की अगुवाई में हुआ हो, लेकिन ईडी को लगता है इसके पीछे कोई कविता का हाथ है। इससे पहले एन ग्रोथ कैपिटल के नाम से बुच्चीबाबू फिनिक्स द्वारा खरीदी गई जमीन की तीसरी चार्जशीट में भी प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल के नाम का जिक्र किया था। ईडी को यह राय मिली एमएलसी दंपत्ति जमीन खरीद में सक्रिय रूप से शामिल है। जांच एजेंसी ने जमीन के लेन देन में मध्यस्थता करने वाले वेमुला श्रीहरि पर भी विशेष फोकस किया है। कहा गया है कि फिनिक्स क्रिएटिव डेवलपर्स एंड ग्रोथ कैपिटल और कई अन्य वास्तविक कंपनियों को इस संबंध में लक्षित किया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जल्द ही पूरा ब्यौरा हासिल करने के लिए छापेमारी की जा सकती है। तलाशी के बाद यह देखना दिलचस्प हो गया किस किस के नए नाम सामने आते हैं। ईडी जिसे दृढ़ता से संदेह है दिल्ली शराब घोटाले के मुनाफे को हैदराबाद में जमीन खरीदने के लिए डाइवर्ट किया गया है, रियल एस्टेट कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसकी वजह ऑडिटर गोरंटला बुच्चीबाबू और अरुण पिल्लई है, जो इस घोटाले के संदिग्ध और अभियुक्त है। ईडी को शक है शराब घोटाले से मिले पैसों को जमीन की खरीद में लगाया गया था। ईडी के दावे को दोनों के बयान और असली कंपनी क्रिएटिव डेवलपर्स के प्रतिनिधियों द्वारा बताए गए विवरण से और बल मिलता है। मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी TCS में बम होने का दावा करने वाले एक फोन कॉल से हड़कंप मच गया। घटना माधापुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र की है। हालांकि यह ज्ञात है एक पूर्व कर्मचारी जो पहले उसी कंपनी के सुरक्षा विभाग में काम करता था, उसने पुलिस को फोन किया था। जब एक व्यक्ति ने पुलिस को यह कहते हुए फोन किया उसने माधापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत TCS सॉफ्टवेयर कंपनी में बम लगाया है, तो पुलिस सतर्क हो गई और TCS सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर भेज दिया। बम निरोधक दस्ते की मदद से जांच की गई, लेकिन बम नहीं होने से उन्होंने राहत की सांस ली। माधापुर पुलिस TCS कंपनी के सुरक्षा विभाग में काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी की तलाश कर रही है, क्योंकि उसने कंपनी को कॉल किया था। मुझे लगता है तेलंगाना प्रशासन के दिल के रूप में सबसे आधुनिक सुविधाओं से निर्मित सचिवालय शुरू करना जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा, आसमान की ऊंचाई पर शानदार सचिवालय बनाया गया है ताकि तेलंगाना समाज उभर सके। उन्होंने कहा, यह राज्य के पुनर्निर्माण की गवाही के रूप में खड़ा है। यह सबसे सुंदर शिखर है। मुख्यमंत्री ने कहा, तेलंगाना हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व। इसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आले भास्कर ने कहा, केसीआर पिछड़ों का दमन कर रहे हैं। राज्य में सभी जातियों की यही स्थिति है। राज्य में 1 लाख से ज्यादा हथकरघा केंद्र है। केसीआर ने बिना कोई जानकारी दिए बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। आले भास्कर ने आरोप लगाया, अगर सब्सिडी हटा दी गई और इसे बढ़ाकर 8 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया तो 2000 का औसतन बिल बढ़ाकर 8000 हो गया है। इसे श्रेणी 4 में बदलकर श्रेणी 3 कर दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि इसे तुरंत संशोधित किया जाए। भास्कर ने चेतावनी दी है कि वे गायों के वितरण के लिए फिर से लाभार्थियों से धन एकत्र कर रहे हैं और केसीआर सरकार को इस फर्जी प्रवृत्ति को बदलना चाहिए। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं। इस पृष्ठभूमि में राजनीतिक दल तरह तरह के प्रचार प्रसार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हाल ही में टॉलीवुड के सीनियर कॉमेडियन ब्रह्मानंदम ने भी कन्नड़ में चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। बीजेपी की ओर से चिक ब्रह्मानंदम ने बल्लापुर में प्रचार किया। ब्रह्मानंदम ने मतदाताओं से चिक बल्लापुर से चुनाव लड़ रहे राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर को वोट देकर प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की है। चिक बल्लापुर क्षेत्र में तेलुगु लोगों का बोलबाला है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेता ब्रह्मानंद को मैदान में उतार आए हैं। उन्होंने प्रशंसा की है कि डॉक्टर के सुधाकर ने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के रूप में राज्य में कई अभिनव योजनाएं लाई और देश को कर्नाटक पर केंद्रित किया। उन्होंने कहा, उनके जैसे लोग आज सुधाकर के लिए प्रचार कर रहे और वे उनका समर्थन करेंगे। इस बीच ब्रह्मानंदम रात 10 बजे तक चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। तेलुगु फिल्म स्टार कॉमेडियन ब्रह्मानंदम के आने से ठाठ बल्लापुर गुलजार है। ब्रह्मानंदम को देखने के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई है। मशहूर एक्ट्रेस समंता मोस्ट पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटी की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गई है। समंता ने इंडियन मूवी डेटाबेस द्वारा जारी लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। IMDb द्वारा पहले जारी की गई लिस्ट में समंता जहां 9वें स्थान पर थी, वहीं इस बार उसने नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। साउथ की पूजा हेगड़े को लेटेस्ट लिस्ट में 17वां स्थान मिला है। तेलंगाना राज्य में कुछ दिनों से ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश से किसान पहले से ही बेहाल है। हैदराबाद के मौसम विभाग ने खुलासा किया है, अगले 2 दिनों तक
हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसमें कहा गया है कुछ जिलों में गरज और बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं का असर हो सकता है। घोषणा से पता चला है ये हवाएं करीब 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगे।